मैं शांता दिल्ली शहर में 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे बड़े बेटे पर ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी है। सभी रीति रिवाजों के साथ मेरे बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की से हो गई और मेरी बहू दहेज में कामवाली अपने साथ लेकर आई और मुझसे बोली, मम्मी जी यह कामवाली हर समय आपकी बहुत सेवा करेगी। वो कामवाली सच में मेरी बहुत सेवा करती थी, लेकिन उससे बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह तो गूंगी है। मुझे कामवाली पर बहुत तरस आया क्योंकि वह कामवाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अजीब लगती थी कि वो हमेशा घूंघट में और घर में सबसे पर्दा करती थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे छोटे बेटे ने उसकी ओर देखा तो मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरा दिल भी ज़ोर से धड़कने लगा कि यह लड़की वही है जिसने 7 मासूम लड़कियों को बहुत बेदर्दी से। मेरे बड़े बेटे रौनक ने आज फिर से अपनी शादी की बात छेड़ दी थी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान बचाती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक़ नहीं था। मेरा बड़ा बेटा था और हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने, बहुत सारे अरमान थे। मैं अपने बड़े बेटे रौनक की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। रौनक अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे रौनक की शादी कराना चाहती थी। जब मेरा बेटा घर आया तो मुझसे ज़िद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाएं। मैंने खाना ख़त्म होने के बाद बोला, भूल जाओ उस लड़की को, तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। इस बात पर मेरा बेटा रौनक गुस्से से आग बबूला हो गया और मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती हैं। ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को उसने अलग कर दिया था। मेरा बेटा गुस्सा होकर अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब वह कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वह बंदूक अपनी कनपटी पर रख दिया और फिर से बोला कि आप मेरी शादी सोनिया से करवाएंगी या नहीं। सोनिया लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का घबराते हुए पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी और मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि वह बहुत अच्छी हैं, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करेंगे। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर चली गई। सीधी सादी और अच्छी लगी थी, घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारियों के सिलसिले में 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही कामवाली से मेरा सामना होता और उस कामवाली ने बहुत बड़ा घूंघट डाल रखा होता था। कामवाली की यह बातें मुझे अजीब लगती थी कि मेरी बहू ने बताया कि यह कामवाली बहुत अच्छी है और हर छोटे बड़े काम यही संभालती है और यह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। और कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब क्या हो सकता था, शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारियों में बहू की कामवाली ने बहुत हाथ बटाया था क्योंकि मेरे कोई बेटी नहीं थी, इसलिए सारी तैयारियां उन्हीं दोनों लड़कियों ने मिलकर ही की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर हैरान और परेशान थी
कि मेरी बहू ने अपनी कामवाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बिठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा शौहन हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कि भाभी का कामवाली के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव नहीं है क्या? लोग अपनी कामवाली को इतना तो सर पर नहीं चढ़ाते जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो मुझे भी परेशान कर रही थी। यह बात अजीब ही थी कि वह दहेज में भी उस कामवाली को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन उस कामवाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने शादी के लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वह कामवाली लग ही नहीं रही थी। शादी में आए हुए कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा कि साड़ी बांधे हुए घूंघट में लड़की कौन है। हम उन्हें कैसे बताते? यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की कामवाली है। तो मैंने बात को टालने के लिए कह दिया, मुझे क्या पता, होगी लड़की वालों की तरफ से। मैं अब यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं एक कामवाली है तो क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो वह बिना कुछ सोचे समझे घूंघट वाली कामवाली को अपनी पत्नी के साथ में ही लेकर आ गया था। शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुँचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, यह कामवाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप जैसा चाहें इससे आप वैसा काम करवाना और अपनी सेवा करवाना। यह सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस कामवाली को आवाज़ लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी की तैयारियों के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई हैं, तो तुम इनके पाँव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इनके सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अब जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि ये आराम कर सकें। तो फिर कामवाली अंदर कमरे में चली गई तो मेरी बहू मुझसे धीमी आवाज़ में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा, पूछा कि कैसी प्रार्थना? मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब ज़रूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे ख़ानदान से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उसका चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, तो आप इस बात का ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह कामवाली बड़ी लगन से काम कर रही थी। साड़ी के साइड में उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उसकी खूबसूरती देखकर तो मैं दंग रह गई। बहुत ज़्यादा गोरा रंग था। उसको मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लिया। उसने तुम्हारा इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस कामवाली पर बहुत तरस आ रहा था। इतनी खूबसूरत है और उसने कैसा भाग पाया है। एक तो कामवाली, ऊपर से गूंगी। खैर, वह कामवाली बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले वह मेरे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके पर्दे से ज़्यादा चिढ़ता था और वह बहुत ज़्यादा शरारती था। जब भी वह कामवाली के सामने से जाता तो वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता, उससे कहता, घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह मेरे कमरे में आकर मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी कामवाली को बार बार चिढ़ाता रहता है। कामवाली रोज़ रात को मेरे सर में तेल लगाकर मेरी मालिश करती थी और कामवाली के आने से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम कामवाली ने संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा मुझसे कहता रहता था कि माँ, ये हमेशा पर्दे में रहती है जैसे कोई चोर हो, इसलिए अपने सारे जेवर और पैसे ध्यान से रखा करो।
और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। वह बेचारी तो बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वह गूंगी थी। वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ दोस्त घर पर आई थी, तब मेरी कामवाली उनके सामने आई तो उसके जाने के बाद मेरे दोस्तों में से मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कामवाली घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर से है। इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। मैंने अपने दोस्तों से वही कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इन सब बातों पर मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे और मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती होंगी। क्या तुमने कभी औरतों को ही औरतों से पर्दा करते देखा है? मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती है, औरतों से पर्दा नहीं करती है। तुम इस पर नज़र रखा करो। ज़्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक का बीज बो दिया। मुझे पहले तो शक नहीं था, लेकिन अब मुझे उस सीधी सादी कामवाली पर शक होने लगा था। मुझे कई ऐसे वाक़ये याद आने लगे जिस पर मुझे उस पर शक करने की वजह मिल गई, और उन सब बातों को मैंने अपने मन का वहम मानकर भुला दिया था। कुछ दिन पहले ही की बात है कि मेरी बहू ने इस कामवाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और मेरे बेटे को रात के खाने पर बुलाया था। तो मैं यह बताने के लिए उसके कमरे में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से बहू की आवाज़ के अलावा भी किसी और औरत के हंसकर बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस कामवाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तो तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज़ आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, अरे सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, उस पर सीरियल की आवाज़ आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया। वह कामवाली तो बोल ही नहीं सकती है, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उस कामवाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया था और आज तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, तो वह आज कैसे बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई कि 5 दिन पहले जब यह कामवाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। यह तो घर में इतना घूंघट करके रहती है और घर के बाहर बिना घूंघट के ही जा रही है। शाम को जब कामवाली घर लौटी आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझसे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले ही मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि यह कामवाली हमारे घर आई है। यह बात ज़रूरी भी नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात ज़रूरी थी मैंने उसको पूछा, क्योंकि वह जो बिना घूंघट गई थी उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचा रखी थी। मैंने उस कामवाली से पूछा कि जब तुम सुबह घर से बाहर निकली तो बिना घूंघट के क्यों गई थी? तुम्हारा चेहरा भी तो दिख रहा था। इस बात पर कामवाली ने एक कागज़ पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने मास्क लगा के रखा था। मुझे तब भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, तो उसने मेरी इस बात पर तसल्ली करने के लिए अपने पर्स से निकाल कर मुझे दिखाया। तो जब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि यह कामवाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं बेवजह इस पर शक कर रही हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को इस कामवाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटों से घूंघट करती हो,
यह बात तो मेरी समझ में आती है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द हैं, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। तो तुम मुझे तो अपना चेहरा दिखा सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर कामवाली बहुत ज़्यादा घबरा गई और ना में सिर हिलाकर पीछे हटने लगी। मैंने भी ठान लिया था कि आज किसी भी हाल में इस कामवाली का चेहरा देखकर ही रहूँगी। जैसे ही मैं उसका पर्दा उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वह कामवाली तेज तेज कदमों से भागने लगी और भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप इस कामवाली के पीछे क्यों भाग रही हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस कामवाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने कहा कि मैंने आपसे मना किया था ना कि आप इसका चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उससे कहा कि इस कामवाली के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब तुम इस कामवाली से कहो या तो यह मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से रफा दफा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि यह इस घर से नहीं जाएगी, क्योंकि यह कामवाली मैं अपने साथ लेकर आई थी। पर कामवाली पर हुक्म चलाने वाली अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरी बहू एक कामवाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने घूरने वाली नज़रों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि यह आपका बहू और इस कामवाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकाल लो। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बुरा सा मुंह बनाकर देखा और कामवाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा घर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि इस मामूली सी कामवाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? यह भाभी मुझे नया कारोबार दिलाएंगी। आप जाइए और भाभी से माफ़ी मांग कर आइए। अपने बेटे की बात सुनकर मैं बहू से माफ़ी मांगने उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर तो मैं अक्का बक्का रह गई। बहू कामवाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की बात सुनकर मैं दंग हो गई। क्या भला कोई अपनी कामवाली को इतनी मोहब्बत कर सकता है? मेरी बहू कह रही थी, तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिन की ही बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं पापा को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो कामवाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था, उसकी एक साइड मुझे दिख रही थी। मैं चौंक कर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई। उसने कहा था कि कामवाली ने मुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वह कामवाली आज बहू के सामने अपना पर्दा कैसे उठाकर बैठी थी? मैं सोच रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपनी कामवाली को गले से नहीं लगा सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है। फिर भी बहू ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस कामवाली को मेरा काम नहीं करने दिया। वो कामवाली दिन भर मेरी बहू के साथ रहती थी, उस कामवाली को मेरे करीब भी नहीं आने देती थी। मैं भी यह सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो जाए और इस वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू कामवाली को घर से लेकर बाहर निकल जाती है और शाम को वापस आने पर दोनों ही कमरे में बंद हो जाती हैं। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि कामवाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ उससे कहना कि वह मुझे एक कप चाय बनाकर दे दे। उस दिन इस समय
मेरा बड़ा बेटा अपने काम पर नहीं गया था। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कामवाली के पास किचन में गया। उसको गए हुए 2 ही मिनट हुए होंगे कि मेरे बेटे की चीखने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और भागते हुए गई किचन में। मैंने वहाँ जो नज़ारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस कामवाली का बाजू पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से वह कामवाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इस कामवाली का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मेरा बेटा कहने लगा, इसलिए पकड़ा है ताकि यह भाग ना जाए। आपके लिए चाय को कहने आया था तो मैंने देखा कि गलती से मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ? इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। मेरी बहू आकर कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने इसकी शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। और इतना कहकर उसने ज़बरदस्ती पल्ला खींच लिया। मैंने उस कामवाली का चेहरा देखा तो पहले भी कहीं देखा है, जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर नज़र आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया है। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि वह लड़की एक बीमारी के चलते इतनी जलन दुश्मनी में अपनी 7 मासूम दोस्तों को मार डाला। बाद में पता चला कि यह कातिलाना लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्या, पूरे देश को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने कामवाली को पहचान लिया। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सगी बहन है। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस लड़की को मेरे घर में मेरी मर्ज़ी से ही रखा हुआ है। छोटे बेटे ने जैसे ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात सुन तो लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वही करना। हम 7 दोस्तों का ग्रुप था। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे और सब काम मिलजुल कर ही करते थे। मेरी दोस्त कंचन को एक लड़का पसंद करता था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरे दोस्त कंचन को वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी अजीब पागल सा है, और सच में वह लड़का पागल ही था। एक दिन अचानक वो सब लोगों के सामने कंचन को प्रपोज करने लगा। उसके साथ साथ हम सब लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आया कि यह लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। इसी बात पर कंचन ने उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई। हमारी देखा देखी सब लोगों ने मिलकर उसे बहुत बातें सुनाई और उस लड़के का मजाक उड़ाया। कोई भी लड़का अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी बेइज्जती को उस लड़के ने अपने दिल से लगा लिया और हम लड़कियों से बदला लेने का सोचा। वह लड़का पहले से ही साइको था। इस वाक़ये के कुछ ही दिन बाद हम सब घर पर इकट्ठा हुए थे और खाना खाते हुए हम सब लोग बातें कर रहे थे। तभी कंचन के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। हमारी एक दोस्त कंचन के कमरे में देखने गई तो वह लड़का चाकू से कंचन को मार रहा था। वह डरकर भागी तो उस लड़के ने उसे भी मार डाला था। उस लड़के ने एक एक करके मेरे सभी दोस्तों को चाकू से बड़ी बेरहमी से गोद गोद कर मार डाला।
मैं अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गई। तेज़ी से भागती हुई अपने घर आकर अपने कमरे में छुप गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। बहुत डर गई थी। उस लड़के ने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया था। मुझे डर था कि कहीं वह अब मुझे भी ना मार दे। लेकिन वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने मेरे सारे दोस्तों को तो मार दिया और उनकी हत्या के जुर्म में मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मिलकर मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी कामवाली बनाकर ससुराल में ले आई। मैंने कुछ नहीं किया। मैं करती भी तो क्या, पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे और मीडिया ने भी मुझे हर जगह जलील कर दिया था। इसलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए यहाँ ले आई थी और मेरी बहू मुझसे कहने लगी, इसका कोई कसूर नहीं है। मेरे पति इतने दिनों से सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उस लड़के के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उस लड़के के खिलाफ़ बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं। हम 1-2 दिनों में ही सारे सबूत मीडिया को दे देंगे ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझको सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 3 महीनों में जमा किए थे और यह सब कुछ सच था। ये बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक कामवाली बनकर रह रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू और बेटे ने जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वह न्यूज़ चैनल में दे दिए। वह लड़की जो बिना कुछ किए इल्ज़ाम में फंस कर जल रही थी और रुसवाई से जी रही थी। सब लोग उससे हमदर्दी करने लगे। जो पहले उस लड़की को कातिल कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, अब सब लोग उसे हमदर्दी देने लगे थे और उस लड़के को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। और फिर मैंने अपने छोटे बेटे की उस लड़की से शादी करा दी और उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखना।